फ्रेंड्स, हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। अब तक हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमने एजुकेशन और हेल्थ के बारे में पढ़ा है कि हेल्थ और एजुकेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रोल है। आज हम जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो लोग काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता। सकल्स मदर शीला लुकड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। सकल्स की जो माता है शीला घर का काम करती है, बच्चों की देखरेख करती है और अपने पति बूटा की खेतों में हेल्प भी करती है। सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। सकल्स के जो ब्रदर जीतू है और सिस्टर सीतू है वो घूमने फिरने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप कहते शीला, जीतू और सीतू को बेरोजगार बोल सकते हैं? इफ़ नॉट वाई? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका कारण बताना है। पहले इसकी डेफिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट स्थिति तब आती है जब प्रचलित वेजेस के ऊपर कुछ लोग काम करने के इच्छित होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला को हम बेरोजगार क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो शीला है वो घर से बाहर जाके काम करने की इच्छुक नहीं है। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन। जीतू और सीतू इतने छोटे हैं कि उनको वर्किंग फोर्स जो पॉपुलेशन होती है उनमें काउंट नहीं कर सकते। बिलो 15 ईयर हैं वो। नाइदर जीतू सीतू और शीला, ना ही जीतू सीतू और शीला, उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट काउंट नहीं कर सकते। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन, क्योंकि जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो कौन सा एज ग्रुप होता है? 15 ईयर से लेके 59 ईयर्स तक। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप। जो सकल के ब्रदर हैं और सिस्टर हैं वो इस एज ग्रुप में नहीं आते, इसलिए हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। सकल की मदर घर के परिवार के लिए काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हिज डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। और वो घर के बाहर जाके काम करने की इच्छुक नहीं है। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए उसको भी हम बेरोजगार नहीं बोल सकते। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स आल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे कहते स्टोरी में नहीं आए लेकिन उनको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या है, अबव 59 है। क्योंकि जो वर्किंग एज है वो है 15 ईयर से लेके 59 तक। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। भारत में हम जो बेरोजगारी है वो देखते हैं रूरल में और अर्बन एरियाज में। हाउ एवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। चाहे जो स्थिति है बेरोजगारी की रूरल में अलग होती है और अर्बन एरियाज में अलग होती है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज ए सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में दो प्रकार की जो बेरोजगारी है वो पाई जाती है, एक होती है सीजनल और दूसरी होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शहरों में ज़्यादातर पढ़े लिखे जो बेरोजगार होते हैं, ऐसे कैटेगरी की बेरोजगारी पाई जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल बेरोजगारी तब पाई जाती है जब कुछ महीने पूरे वर्ष उनको काम मिलता है लेकिन कुछ महीने लोगों को काम नहीं मिलता। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग काम करने के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करते हैं, उनको इस प्रॉब्लम का सामना काफ़ी करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन, क्योंकि जो खेती बाड़ी है उसमें कुछ बिजी सीजन होते हैं। जब सोइंग फसल लगानी होती है, हार्वेस्टिंग फसल काटनी होती है, वीडिंग कोई घास फूस वगैरह निकालना होता है, जहाँ ग्रेन अलग करने होते हैं, उस समय काम मिलता है और कुछ महीने उनको फ्री रहना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसलिए कुछ महीने जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं उनको काम नहीं मिलता। इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। जो ये स्थिति है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें ये लगता है कि जो लोग सभी काम में लगे हुए हैं वो काम में लगे हुए हैं। असल में स्थिति क्या है, जो काम करने के लिए 5 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है वहाँ पे 10 लोग हैं वो काम पे लगे होते हैं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। एक एग्रीकल्चर प्लॉट है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। दिस यूजली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आमतौर पे ये फैमिली मेम्बर्स के साथ होता है जो सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे होते हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। काम के लिए 5 व्यक्ति हैं उनकी जरूरत होती है लेकिन 8 व्यक्ति उन काम में लगे हुए हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। दीज 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज 5 पीपल। जिस प्रकार 5 लोग काम कर रहे हैं उसी प्रकार जो 3 लोग हैं वो भी उसी काम में लगे हुए हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। जितना काम 5 लोग करते हैं उतना काम ही 8 लोग करते हैं, इसलिए जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं उन्होंने कोई आउटपुट एक्स्ट्रा नहीं दी। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड, अगर हम उनमें से 3 लोग जो लगे हुए हैं उनको रिमूव कर दें तो जितनी आउटपुट 8 व्यक्ति दे रहे थे उतनी आउटपुट 5 लोग हैं वो देंगे। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल। क्योंकि जो खेत में काम कर रहे हैं वहाँ पे 5 व्यक्तियों की जरूरत है। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड, तो इसलिए जो व्यक्ति हैं 3 उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिना। अर्बन एरियाज में आमतौर पे पढ़ी लिखी बेरोजगारी आम दिखाई पड़ती है। मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। काफ़ी जो नौजवान हैं मेट्रिकुलेशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। इनके मेट्रिकुलेट से मुकाबले जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट हैं इनकी जो बेरोजगारी की संख्या है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with the shortage of manpower in others। मैन पावर इतनी खराब है कि किसी कैटेगरी में तो इतनी मैन पावर है वे सरप्लस हैं और किसी कैटेगरी में इनकी शॉर्टेज पाई जाती है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। हमारे पास जो बेरोजगार लोग हैं वो क्या है, जो काफ़ी टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल स्किल की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरत है उसकी हमारे पास कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। बेरोजगारी के साथ जो मैन पावर है उसकी वेस्टेज हो रही है। पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी। लोग देश की आर्थिकता के लिए लाभकारी होते हैं जबकि वो एक बोझ साबित हो रहे हैं। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। आमतौर पे यूथ में हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को हेल्पलेसनेस और निराश नज़र आते हैं। पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल, जो लोग पढ़ लिखे हैं, इनएबिलिटी हैं, हु आर विलिंग टू वर्क, काम करने के इच्छुक हैं लेकिन जो जो वो चाहते हैं उनको वो नहीं मिल पाती। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। बेरोजगारी के साथ देश की आर्थिकता के ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। डिपेंडेंस अनएम्प्लॉयड वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड।
क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल का भी साथ साथ जो समाज है उसका काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। व्हेन ए फैमिली हैज़ टू लिव ऑन ए बेयर subsistence level, it is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system। जब एक परिवार के लिव होने ऐसी हालत में रह रहे हैं कि उनका आमतौर पे जो हेल्थ स्टेटस है वो गिरता जा रहा है, राइजिंग विड्रॉल, तो क्या करते हैं, उनकी जो स्थिति है वो इतनी ख़राब हो जाती है तो अपने बच्चों को स्कूल से हटाना शुरू कर देते हैं। हटाते क्यों हैं? क्योंकि उनको ऐसे गरीबी में जी रहे हैं तो उनको लगता है कि इसको हटा के किसी काम में लगा लेंगे तो पैसे आएंगे, कमाने लगेगा जी। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ एंड ओवर एन इकोनॉमी। इस प्रकार बेरोजगारी एक ओवरऑल ग्रोथ, हमारी देश की जो आर्थिकता है, ओवरऑल ग्रोथ है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसमें इंक्रीज के साथ साथ हमारी जो आर्थिकता है वो काफ़ी घाटे वाली बनती जा रही है। इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। जो वेस्टेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, जिसके साथ क्या है कि जो हम कर सकते हैं गेनफुली एम्प्लॉयड, उनसे लाभ कमा सकते हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहे हैं। If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy। अगर लोग रिसोर्सिस को यूज़ नहीं कर रहे अच्छी तरह से तो दे नेचुरली अपीयर, तो वो क्या है, हमारी जो देश की आर्थिकता है उसके ऊपर एक बोझ सिद्ध हो रहे हैं। नेचुरली अपीयर एज ए लेबिलिटी टू द इकोनॉमी। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। भारत के केस में अगर हम देखें तो जो बेरोजगारी का रेट है वो काफ़ी लो है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। ज़्यादातर लोग क्या हैं, काम में लगे हुए हैं, चाहे उनके बदले में उनको कम वेतन मिलता है। प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। उनकी जो संख्या वो किसी में काउंट हो रही है, भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो वेतन है वो कम मिल रहा है उनको। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, पूरा वर्ष वो काम करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, लेकिन उनकी जो पावर है जिसके साथ वो इतना काम कर रहे हैं वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी इनकम है वो कहती है कम होती है। जितना काम वो करते हैं उसके बदले में उनको इनकम है वो कम मिलती है। इट इज़ नॉट एडिकेट फॉर देम, जो कि उनके लिए एडिकेट नहीं है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। ऐसा लगता है कि उनको काम थोपा गया, अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर रहे। दे मे देयर फोर वांट अदर वर्क टू देयर चॉइस। कई बार क्या करते हैं, इसलिए वो अपनी दे मे देयर फोर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, जिस काम में वो लगे हुए हैं वो ऐसा लगता है कि उनको थोपा गया है, तो वो अपनी पसंद का जो काम है वो करना चाहते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो फ्री नहीं बैठ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अगर फ्री बैठेंगे तो खाएंगे कहाँ से। दे टेंड टू एंगेज इन मैनी एक्टिविटीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। जितनी अर्निंग पोटेंशियल उनको चाहिए वे काम कमाने के लिए, वो उसी एक्टिविटी में वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। उनकी अर्निंग उनको सब्सिस्टेंस लेवल पर ही लगती है। मोर एवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने खुद का कोई रोजगार करना, ऐसी कहते कुछ स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। द होल फैमिली कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। पूरा परिवार एक फील्ड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना योगदान दे रहा है, चाहे वहाँ पे इतने लोगों की जरूरत है या नहीं है। सो देयर इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। बट ऑल द फैमिली आल्सो हैव ए शेयर इन वट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। जो भी खेतों में प्रोड्यूस हुआ है उसमें पूरे परिवार ने अपना योगदान दिया है। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज्ड
reduces the hardship of unemployment in the rural sector। इस कंसेप्ट के साथ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड के साथ प्रोड्यूस रेज रिड्यूसेज, प्रोड्यूस रेज होते हैं तो वो रिड्यूस करती है हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में जो बेरोजगारी के साथ हार्डशिप का काम था उसको क्या किया, उसने रिड्यूस किया है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। जितनी सख्त मेहनत उनको करनी, सख्त मेहनत के साथ उन्होंने सख्त मेहनत को तो अपने आप में शेयर कर लिया, लेकिन दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, लेकिन ये पॉवर्टी को कम नहीं कर पाया। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। धीरे धीरे परिवार के जो फ्री मेंबर हैं वो काम की तलाश में गांव को छोड़कर कहीं और जाना शुरू कर देते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर्स। पहले हमने थ्री सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड था टर्जरी सेक्टर। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जर्विंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा लेबर एब्जर्विंग सेक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा लेबर है वो काम करती है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। आने वाले समय में इनमें एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन लगी है उनमें काफ़ी कमी आई है। बिकॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि हमने पहले डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है उसको डिस्कस किया है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर, उसमें जो सरप्लस लेबर थी खेतीबाड़ी में, हैज़ मूव टू आइदर द सेकेंडरी और द टर्जरी सेक्टर, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया या तो सेकेंडरी सेक्टर में और या टर्जरी सेक्टर में। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर एब्जर्विंग। सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उसमें भी ज़्यादा लेबर है वो काम कर सकते हैं। इन केस ऑफ टर्जरी सेक्टर, अगर हम देखें टर्जरी सेक्टर में वेरियस न्यू सर्विसेज, इसमें काफ़ी नई नई सर्विसेज आई हैं नाउ अपीयरिंग लाइक, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार के काफ़ी और सब्जेक्ट्स हैं। इसी आधार पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ अ विलेज। देयर वाज अ विलेज इनहेबिटेड बाय द सेवरल फैमिलीज। एक गांव में काफ़ी परिवार रह रहे हैं। ईच फैमिली प्रोड्यूस एनफ टू फीड इट्स मेंबर्स, प्रत्येक फैमिली अपने परिवार के गुजारे के लिए प्रोड्यूस कर रही है। ईच फैमिली मेट इट्स नीड्स बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। प्रत्येक फैमिली अपनी अपनी ज़रूरतों को, जैसे देयर मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स, टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, ऐसे अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी कर रहे हैं। वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। एक परिवार ने फैसला किया अपने एक बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिलाने का। द बॉय गोट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। लड़के को पास वाले गांव में एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज। कुछ समय के बाद वो क्वालिफाइड एग्रो इंजीनियरिंग बन गया और गांव में वापस आ गया। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एन इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ प्लाऊ। उसने क्या किया, सीख के क्या किया, इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लाऊ बनाया विच इनक्रीज द येल्ड ऑफ वीट, जिसके साथ जो कनक की पैदावार थी वो काफ़ी इंक्रीज हुई। थस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वाज क्रिएटेड एंड फील्ड इन द विलेज। इस प्रकार हमारे सामने एक नई जॉब कौन सी आई, एग्रो इंजीनियर की। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन ए नियर बाय नेबरिंग विलेज। फैमिली थी, उसने अपनी सरप्लस वीट जो हुई वो मार्केट में जाके सेल करनी शुरू कर दी। दे अर्नड गुड प्रॉफिट, इसके साथ उनको काफ़ी मुनाफा हुआ। विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्व्स इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस। ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड ए मीटिंग इन द विलेज। अपनी इस सफलता का उन्होंने काफ़ी परिवारों के साथ जिक्र किया और उनको प्रेरित भी किया। काफ़ी जो फैमिली वाले थे उन्होंने गांव में मीटिंग की। दे आल वांटेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू, वो भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते थे। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज, उन्होंने पंचायत को
गांव में एक नया स्कूल खोलने की रिक्वेस्ट की। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड आल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजा करेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन द स्कूल। पंचायत ने सरकार की हेल्प से गांव में एक स्कूल खुलवा दिया। अ टीचर हैज़ रिक्रूटेड फ्रॉम ए नियर बाई टाउन। एक नियर बाई टाउन से एक टीचर भी रिक्रूट कर दिया, भर्ती कर दिया वहाँ पे। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। गांव के सभी बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। कुछ समय के बाद एक परिवार वालों ने अपनी जो लड़की थी उसको टेलरिंग की जो शिक्षा थी वो दिलानी शुरू कर दी। She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. उसके बाद टेलरिंग का काम सीखने के बाद लड़की ने अपने परिवार के और गांव के लोगों के कपड़े थे वो सिलने शुरू कर दिए। Thus another new job that of the tailor was created. इस प्रकार एक नई जॉब हमारे सामने आई टेलर की। This had another positive effect. The time of the farmers in going फॉर बाइंग क्लोथ्स वाज सेव्ड। अब गांव वालों का जो टाइम था वो बचना शुरू हो गया, क्योंकि उनको जो क्लोथ्स थे वो वहीं पे मिलने शुरू हो गए। एज द फार्मर स्पेंट मोर टाइम इन द फील्ड। क्योंकि अब किसान खेतों में ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते थे। द येल्ड ऑफ फार्मर्स वेंट अप। उनकी जो पैदावार थी वीट की या फसल की वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये शुरुआत थी उनकी खुशहाली की। द फार्मर्स हैड मोर देन दे कुड कंज्यूम। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या थे, कंज्यूम कर सकते थे। नाउ दे कुड सेल वट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट। अब वो सेल कर सकते थे वट दे प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे दूसरों के लिए। हु केम टू देयर विलेज मार्केट, जो कि उनकी गांव की मार्केट में आता था। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिगनिंग। ये वो गांव था, उस समय ऐसा समय भी था जब शुरू शुरू में कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हैड मैनी लाइक, अब उनके सामने नई नई जॉब आई, जैसे टीचर की, टेलर की, एग्रो इंजीनियर की। तो इस स्टोरी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।